हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेना है या फिर मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ लेना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है। वर्ल्ड अर्थ डे 2024 जो है, इसकी थीम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल फ्रेंड्स 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में 54वां विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया गया। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। विश्व पृथ्वी दिवस जो है पहली बार 1970 में मनाया गया था। लोगों के भीतर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और धरती को, अर्थ को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुजरात में लगभग 4.5 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप के जीवाश्म की खोज की गई। सांप के इस जीवाश्म को क्या नाम दिया गया? तो फ्रेंड्स, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ में लगभग 4.5 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप के जीवाश्म की खोज करी है। खोजकर्ताओं ने इस जीवाश्म को वासुकी इंडिकस का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वासुकी इंडिकस। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। शोधकर्ताओं ने इस जीवाश्म को लगभग 4.7 करोड़ साल पहले मध्ययुगीन काल का बताया है। इसी के साथ साथ शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद ये अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के कच्छ में लगभग 4.5 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप के जीवाश्म की खोज की गई, जिसका नाम क्या रखा गया? वासुकी इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 प्रतियोगिता जीतने वाली तस्वीर का शीर्षक क्या है? तो फ्रेंड्स, फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को गाजा में तबाही का मंजर दिखाने वाली तस्वीर के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इनके फोटो का जो शीर्षक था वो क्या था? अ फिलिस्तीन वुमेन एम्ब्रेसेस द बॉडी ऑफ हर नीस। इस फोटो में संघर्ष के दौरान एक फिलिस्तीनी महिला अपनी भतीजी के शव को गले लगाते हुए दिखाई देती हैं, जो कि फिलिस्तीन के भयानक मंजर को दर्शाता है। तो इस फोटोग्राफ के लिए मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर की बात करें तो हर साल डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ये पुरस्कार फोटोग्राफरों को उनके पत्रकारिता में दिए गए योगदान के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अ फिलिस्तीन वुमेन एम्ब्रेसेस द बॉडी ऑफ हर नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। त्रिशूर पूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी केरल राज्य के त्रिशूर शहर में त्रिशूर पूरम उत्सव जो है वो मनाया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है हर साल अप्रैल में त्रिशूर में स्थित वडक्कुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। त्रिशूर पूरम भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। इस उत्सव का सबसे आकर्षण वाला पार्ट जो होता है वो होता है हाथियों की परेड। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर केरल बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आंसर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी अपडेट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर हम करंट अफेयर को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारी ओर से आपको मिलता है करंट अफेयर का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस पैकेज के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? हर मंथ के आपको इसके अंदर डिटेल करंट अफेयर की ई बुक मिलती है। इसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर का जो वीडियो आता है उसका आपको डिटेल पीडीएफ मिलता है, जहां से आपको पता चलता है कि इस मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। एंड मंथली क्विज भी आपको इसके अंदर दिया जाता है, जिसमें उस मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं, जिसकी आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट को हम मिला लें तो इनकी कॉस्ट हो जाती है 1000 रुपीज़। और ये सभी आपको फ्रेंड्स मिल जाता है मात्र 199 रुपये के अंदर। देखिए, करंट अफेयर ऐसी चीज़ है कि आपको इसको ज़्यादा रोज़ रोज़ समय नहीं देना है। डेली में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया और बार बार जो मंथली करंट अफेयर है उसकी प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज आपके लिए डिज़ाइन किया है। इस पैकेज को आप ज्वाइन करिए। 101% करंट अफेयर में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप इस पैकेज को एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर कर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पावुल्लूरी सुब्बा राव को
एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पाउलुरी सुब्बा राव की बात करें तो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के साथ साथ अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। पाउलुरी सुब्बा राव को यह पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, पाउलुरी सुब्बा राव। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही के दिनों खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है ये सुर्खियों में थी। क्यों थी? क्योंकि भीषण सूखे की स्थिति और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है अब पूरी तरीके से सूख गई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है ये कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है और यह कृष्णा राजा सागर झील में कावेरी नदी से मिलती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 180 किलोमीटर है। बट अब ये नदी जो है पूरी तरीके से सूख चुकी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी की सहायक नदी। डी आंसर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, सिप्री के अनुसार 2023 में सेनाओं और हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त हथियारों, गोला बारूद और दूसरे सैन्य सामानों पर जितने भी देश हैं वो जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में कुल सैन्य खर्च जो देखा गया है वो कितना देखा गया है? 24.4 खरब डॉलर, जो कि 2022 की तुलना में लगभग 7% ज़्यादा है। सैन्य खर्च के मामले में जो पहले नंबर पर देश आता है वो है अमेरिका, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है सेनाओं और हथियारों पर, जो कि है लगभग 916 अरब डॉलर का। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जो कि अपनी सेनाओं और हथियारों पर पैसा खर्च करता है लगभग 296 अरब डॉलर का। वहीं तीसरे नंबर पर आता है रशिया, जो कि लगभग 109 अरब डॉलर खर्च करता है। और फोर्थ नंबर पर आता है भारत, जो कि लगभग 83.6 अरब डॉलर पैसा जो है वो खर्च करता है। ये 2023 के आंकड़े हैं कि किन किन देशों ने अपनी सेना और हथियारों पर कितना पैसा खर्च किया है। तो भारत जो है वो चौथे नंबर पर आता है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चर्चित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में अजीब सी बीमारी का प्रकोप जो है वो देखने को मिला। इस बीमारी का नाम है मेंगे, जो कि जंगली कुत्तों में देखने को मिली है। मेंगे एक प्रकार का त्वचा रोग है और यह रोग स्तनधारियों को प्रभावित करता है। एशियाई जंगली कुत्ते तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में एशियाई जंगली कुत्तों में मेंगे नामक बीमारी का प्रकोप जो है वो देखने को मिला है, इसीलिए सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो फ्रेंड्स, किस अनुसूची में है? अनुसूची 11। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में से जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने के पानी जैसे जरूरी विषय जो है वो शामिल हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस वर्ष 14वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया गया। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। 2011 से भारत की केंद्र सरकार ने हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी थी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस अनुसूची से संबंधित है? अनुसूची 11। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चिथिराई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में हर साल चिथिराई उत्सव जो है वो मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान भगवान विष्णु अपनी बहन मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह समारोह में शामिल होने आते हैं, जिसे चिथिराई के रूप में मनाया जाता है। चिथिराई उत्सव जो है ये पारंपरिक तमिल कैलेंडर के अनुसार चिथिराई महीने मतलब कि चैत्र माह में मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चिथिराई उत्सव तमिलनाडु से संबंधित है। हाल ही में खिलाड़ी सौरव घोषाल ने संन्यास की घोषणा की। सौरव घोषाल का संबंध किस खेल से है? तो भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। सौरव घोषाल ने 22 सालों तक स्क्वाश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये? पश्चिम बंगाल से। 2007 में इन्हें इनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम
और 2022 एशियन गेम्स में भी इन्होंने मेडल जो है वो अपने नाम किया था। एशियन गेम्स में तो इन्होंने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। तो फेमस स्क्वाश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चुनावों से चर्चा में आई शेम्पेन जनजाति कहाँ पर निवास करती है? भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में शामिल शेम्पेन जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार में निवास करती हैं और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपना वोट डालकर इस बार इन्होंने पहली बार चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। शेम्पेन जनजाति, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप के आंतरिक भाग में स्थित हैं। शेम्पेन जनजाति के लोग जो हैं ये भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप के आंतरिक भाग में रहते हैं। ये एक अनुसूचित जनजाति हैं जो कि कमजोर जनजाति समूहों में शामिल हैं। 2011 जनगणना में इनकी संख्या कितनी थी? 229 थी और ये मूल रूप से शेम्पेन भाषा जो है वो बोलते हैं। यहाँ पर निकोबार द्वीप में ये निवास करते हैं। बी आंसर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में स्पेन के मैड्रिड में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 जो है वो प्रदान किए गए, जिसमें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जो है वो दिया गया नोवाक जोकोविच को। 5वीं बार ये स्पोर्ट्समैन का इनको खिताब दिया गया। 5वीं बार उनको ये खिताब जो है वो दिया गया। नोवाक जोकोविच, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि सर्बिया देश से आते हैं। अगर हम लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 की बात करें तो ये खिताब जीता है स्पेन की फुटबॉलर एताना बोनमाती ने। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं, खेल के क्षेत्र में योगदान देने के लिए खिलाड़ियों और टीम को इनके द्वारा सम्मानित किया जाता है। पहली बार ये सम्मान जो है वर्ष 2000 में दिए गए थे। यहाँ पर नोवाक जोकोविच बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किस संस्था ने हाल ही में किया है? तो फ्रेंड्स, देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास जो है वो हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO के नाम से भी जाना जाता है, उसने किया है। किसने? DRDO ने। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बनी है। इस जैकेट की खास बात यह है कि ये स्नाइपर गोलियों और गोला बारूद से सुरक्षा जो है वो प्रदान करती हैं और ये अभी तक की देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट हैं। DRDO द्वारा इसका विकास किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने खोंजोंग दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया है? तो हर साल मणिपुर राज्य सरकार जो है वो 23 अप्रैल को खोंजोंग दिवस जो है वो मनाती हैं। ये दिवस जो है 23 अप्रैल 1851 के एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में मनाया जाता है। 1951 का सशस्त्र संघर्ष मणिपुर रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लड़ी गई एक अंतिम लड़ाई थी। इसमें मणिपुर जो था वो युद्ध हार गया था। तो एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में मणिपुर सरकार जो है हर साल खोंजोंग दिवस जो है वो मनाती हैं। कौन? मणिपुर। बी आंसर। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, जून के महीने में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाना है। कहाँ पर किया जाना है? अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ में। हाल ही में अभी जमैकन एथलीट उसेन बोल्ट को ICC द्वारा मेंस T20 विश्व कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसेन बोल्ट आप सभी को पता ही होगा, वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट मैन। 2008, 2012 और 2016 ओलंपिक में इन्होंने कंसिस्टेंट होते हुए 100 मीटर में गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। इन्हें पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होना है? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सुधीर कक्कर का निधन हो गया, इन्हें किसका जनक कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, फादर ऑफ इंडियन फिजियो एनालिसिस मतलब भारतीय मनोविश्लेषक के जनक सुधीर कक्कर का हाल ही में अभी 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सांस्कृतिक मनोविज्ञान और धर्म के मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक भारतीय मनोविश्लेषक के रूप में ये जाने जाते थे। 1987 में इन्हें बोयर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। कुछ इनकी फेमस बुक है जैसे इंडियन लव स्टोरीज, मीरा एंड द महात्मा, ये भी इनकी काफ़ी फेमस बुक हैं। तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखिएगा। फादर ऑफ द इंडियन फिजियो एनालिसिस जो है सुधीर कक्कर, उनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में गोवा के राज्यपाल जो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, उनके द्वारा लिखित पुस्तक हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा का विमोचन किया गया। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? श्रीधरन पिल्लई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस बुक के अंदर इन्होंने गोवा संपूर्ण यात्रा और ग्राम यात्रा के दौरान ऐतिहासिक और विरासत द्वीपों से जुड़े
कुछ अपने अनुभवों को साझा किया है। ध्यान रखिएगा, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई है? तो भारतीय फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो हाल ही में अभी 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई है। ये फिल्म भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के छात्र चिदानंद नाइक के द्वारा लिखी गई हैं। इस फिल्म को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए चुना गया है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो फ्रांस में किया जाएगा 15 से 24 मई के बीच में। यहाँ पर अगर हम सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो की बात करें तो ये एक बुजुर्ग महिला की कहानी है जो कि गांव का एक मुर्गा चुरा लेती है। तो उसी पे बेस्ड एक मूवी है जिसे हाल ही में अभी 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया है? तो फ्रेंड्स, रवांडा बिल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ब्रिटेन की संसद द्वारा रवांडा बिल जो है वो पारित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे गैरकानूनी करार दिया गया था, जिसके बाद इस योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए रवांडा विधेयक जो है वो पेश किया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि संसद की ऊपरी सदन है, उसने रवांडा सुरक्षा विधेयक जो है वो पारित किया है। इस नए कानून के तहत ब्रिटेन में अवैध रूप से पहुंचने वाले किसी भी शरण चाहने वाले को रवांडा जो है वो भेजा जाएगा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिटेन में अवैध रूप से जो प्रवेश कर लेते हैं लोग और जो शरण चाहते हैं, उन लोगों को वापस अफ्रीका या फिर उनके देश पहुंचाना है। तो ध्यान रखिएगा, रवांडा बिल ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। दीपांशु शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इस प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी दीपांशु शर्मा ने लगभग 70 मीटर का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। यहाँ पर भाला फेंक से संबंधित हैं। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो 20 साल से कम आयु वालों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दीपांशु शर्मा भाला फेंक से संबंधित हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। ये परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के नाप्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में शुरू की गई है। ये परियोजना जो है रोजाना लगभग 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन जो है वो उत्पादन करेगी और इसका उपयोग जो है रासायनिक उद्योगों में, अमोनिया और उर्वरकों के निर्माण में, पेट्रोकेमिकल उद्योग में, पेट्रोलियम उत्पादकों का उत्पादन में, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। इस तरीके की परियोजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग में तेजी लाना। अगस्त 2021 में इस योजना की घोषणा की गई थी। जनवरी 2023 में इसे मंजूरी मिली और फाइनली भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना जो है वो अभी हाल ही में शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, यह किस कला से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, यक्षगान कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर का हाल ही में अभी निधन हो गया। इन्होंने लगभग अपने करियर के 46 वर्ष जो है वो यक्षगान के क्षेत्र में लगाए हैं। यक्षगान जो है ये कर्नाटक की प्रसिद्ध नृत्य शैली है जो कि वैष्णव भक्ति आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। इनकी कहानियाँ जो होती है मूलतः रामायण, महाभारत, भागवत और अन्य हिंदू महाकाव्यों से ली गई हैं। ध्यान रखिएगा, सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, किस कला से संबंधित थे? यक्षगान कला से संबंधित थे। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डायरेक्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, आईबी का देखिए स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है सपना तिवारी को। वर्तमान में देखिए अभी आईबी के डायरेक्टर कौन है? तपन देखा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है सपना तिवारी को। सपना तिवारी की नियुक्ति जो है वो 2 सालों के लिए की गई है। 1992 बैच की ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। हाल ही में आईबी के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। आईबी जो है भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है जिसका फॉर्मेशन जो है 1887 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, रेलवे का बैच जो है हमारा वो अभी लाइव चल रहा है। काफ़ी बच्चों ने एनरोलमेंट उसके अंदर ले लिया है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमको रेलवे के क्षेत्र में काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। जिस तरीके से रेलवे ने अपना ईयरली कैलेंडर जो है वो जारी किया है, तो उसको ध्यान में रख के फ्रेंड्स हमने आपके लिए रेलवे का ये काफ़ी
रेलवे का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच हमने आपके लिए लॉन्च किया है। बिल्कुल टारगेट बैच है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। काफ़ी बच्चों ने ले लिया है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।